गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण अथवा उपागम के भाग 4 में मैं डॉक्टर संजय सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। हमने अध्ययन के दृष्टिकोण और उपागम की एक श्रृंखला में, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हमने शास्त्रीय विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा, नवलोक प्रशासन, उसके पश्चात हमने क्रिटिकल जो अप्रोच थ्योरी है उसको देखा, लोक चयन उपागम देखा, और आज हम नवलोक प्रबंधन की जो विचारधारा है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नवलोक प्रबंधन जो है ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ये ये डेविड ऑसबॉर्न और टेड कैबलर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका शीर्षक था री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, यानी कि सरकारों को फिर से इन्वेंट करना, आविष्कार करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम सरकारों को फिर से क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं, फिर से उसकी नई भूमिका पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों की भूमिका कैसे होनी चाहिए। ये शीर्षक से 1992 में इन्होंने पुस्तक लिखी। वैसे और इस पूरी अवधारणा को उन्होंने पॉपुलराइज किया, नवलोक प्रबंधन, जिसको अंग्रेज़ी में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहते हैं, NPM कहते हैं शॉर्ट में। परंतु ये जो शब्द है, इसका जो इनके जनक थे क्रिस्टोफर हुड, उन्होंने अपनी पुस्तक ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल सीजन, यानी कि सभी मौसम या काल में लोक प्रशासन, तो इस पुस्तक में उन्होंने इस शब्द की पहली बार नवलोक प्रबंधन की चर्चा की थी। यह जो NPM है, नवलोक प्रबंधन है, इसको कई नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रबंधनवाद भी कहते हैं। उद्यमशील सरकार के रूप में ऑसबॉर्न गैबलर ने इसको परिभाषित किया था। इसको बाजार आधारित लोक प्रशासन रोजनब्लूम ने भी कहा, लेन ने भी कहा, और लोक एवं निजी प्रशासन के मध्य तीसरा मार्ग, थर्ड या मिडिल पाथ या थर्ड वे बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक बात तो महसूस करा रही होगी कि यह जो नवलोक प्रबंधन है, यहाँ प्रशासन शब्द गायब है, यहाँ प्रबंधन को कहीं ना कहीं महत्व दिया जा रहा है। लेकिन यह प्रबंधन पारंपरिक जो परिभाषा है प्रबंधन की, उससे थोड़ा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लग गया है नव, है ना। नव जैसे होता है, इसका मतलब समथिंग विच हैज़ बीन रीडिफाइंड, फिर से उसको परिभाषित किया जा रहा है। तो जो मैनेजमेंट हुआ करता था पारंपरिक तौर तरीके में, या पारंपरिक तरीके से जो प्रबंधन चलाया जाता था, उसमें दो बातें होती थी कि जो मालिक है वो नीतियों का निर्धारण करता था, प्रबंधन जो था वो मैन और मटेरियल का मैनेजमेंट करना, वहीं तक उसकी सीमा रेखा होती थी। यानी कि संगठन के अंतर्गत जो कार्य प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि जो प्रबंधकों के, मतलब उच्च प्रबंधकों के, या आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो उद्देश्य हैं उसको कैसे कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त किया जाए। प्रबंधन वैसे भी हमेशा कुशलता और मितव्ययता से जुड़ा रहा है। इसका सीधा सा उद्देश्य है मानव और भौतिक संसाधनों और तकनीकों का इस प्रकार से प्रयोग करो कि जो लक्ष्य है कुशलता और मितव्ययता पूर्वक प्राप्त हो जाए। और इस तरीके से ये चूँकि नवलोक प्रबंधन है, तो प्रबंधन के जो पारंपरिक तरीका है, कुशलता, दक्षता या तकनीक का प्रयोग करना ताकि हम, है ना, कॉस्ट को कम कर सकें, लागत को कम करें, मुनाफा बढ़ा सकें, इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक नैतिकता की छौंक लगा दी गई है, यानी एक फ्लेवर ऐड कर दिया गया है। और वह क्या है, वह शब्द है नव। और नव से यहाँ तात्पर्य है कि भाई बिल्कुल प्रबंधन के तरीके से तो नहीं चलेंगे, यानी कि केवल लागत लाभ मुद्दों पर ही हम फोकस नहीं रहेंगे, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि जो कार्य किए जा रहे हैं वह राष्ट्र के लिए सरकारों के उद्देश्य के साथ उसका तालमेल हो, यानी वो राष्ट्र हित में हो, समाज के हित में हो, व्यापक, है ना, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसकी उपादेयता देखें तो उसकी उपादेयता भी हो, और सरकारों के उद्देश्यों के साथ इसका क्या होना चाहिए, एक मेल भी होना चाहिए।
तो जो नव है उसमें थोड़ा सा पब्लिक का एक तड़का कह लीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट का तड़का लगा हुआ है और बेसिकली फोकस किसके ऊपर है, तो वही कुशलता और वही मितव्ययता की बात भी यहाँ फिर से उभर कर आई है। आप इसको कह सकते हैं कि ये फिर से टेलरवाद को नए शक्ल में पेश किया गया है, यानी कि कुशलता और दक्षता का जो पैमाना हुआ करता था उसको नए कलेवर दिया गया, यानी वही ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। तो आगे बढ़े, हम इसको इस रूप में देखें कि नव लोक प्रबंधन के संदर्भ में ये जो विचारधारा पनपी, जैसा मैंने बताया, ऑसबॉर्न गैबलर रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक में उन्होंने विस्तार से इस पक्ष को रखा। लेकिन यह जो 1992 से पहले कई देशों में, खासकर इंग्लैंड और अमेरिका में हम देख रहे हैं कि, और ये बाद में भारत में भी हुआ, 1992 के पश्चात हम देखेंगे कि वो भारत में वो प्रक्रिया हुई, पर इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। और वहाँ के प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। तो उन्होंने ऐसे जो पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज़ थे, लोक उद्यम थे, और जो मुनाफा नहीं दे रहे थे, वो सरकार के लिए एक वित्तीय बोझ बनते जा रहे थे। सामान्यतः उसको सफ़ेद हाथी कहा जाता है। तो वो भारी है ना, उस पर सरकारी निवेश हुआ करता था, जनता का पैसा लगा हुआ करता था, लेकिन वो वही ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही तौर तरीके से काम संचालित होने से, मंत्री के हस्तक्षेप होने की वजह से, वो व्यापारिक जो कुशलता के जो पैमाने होते हैं उससे उसके न होने की वजह से क्या हो रहा था कि ये मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोक उद्यम थे, पब्लिक सेक्टर के जितने भी एंटरप्राइजेस थे, उसको उन्होंने डिसइन्वेस्ट करना शुरू किया, उसका प्राइवेटाइजेशन करना शुरू किया। तो ये थैचरिज्म के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये शुरुआत मार्गरेट थैचर ने की थी। तो इंग्लैंड में हुआ कि पब्लिक सेक्टर्स को डिसइन्वेस्ट कर दो, विनिवेशीकरण करो, उसमें प्राइवेट लोगों को शेयर्स बेच दो, धीरे धीरे उसको बेचकर और पैसे कमाओ और अपनी जो सरकार की दूसरी जो ज़रूरतें उसके लिए पैसा कमाओ, क्योंकि वो जो उद्यम था वो लाभकारी नहीं हो रहा था। यही चीज़ अमेरिका में जो रीगन हुआ करते थे प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इसको फॉलो किया। उन्होंने भी पब्लिक सेक्टर में जो सरकार इन्वेस्टमेंट करती थी, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की जो एक सोच रही है पब्लिक सेक्टर की, उसको इन लोगों ने क्या किया, डाउन प्ले किया इस विचार को, और यह कह के कि भाई ये उत्पादक नहीं होते हैं, इनके कार्य करने के तौर तरीके जो हैं वो उतने प्रभावी नहीं हैं जितने कि सेम उसी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो ज़्यादा मुनाफे पर ध्यान केंद्रित करती है, वो ज़्यादा कार्यकुशल तरीके से उन्हीं वस्तु और सेवाओं को उत्पादन वितरण करती है, वो मुनाफा भी कमाती है। लेकिन सरकारी क्षेत्र के जो भी जो होते हैं उद्यम या उपक्रम, वो मुनाफा केंद्रित नहीं होते हैं, और नतीजा क्या होता है कि बड़ा पैसे का अपव्यय होता है। तो एक ऐसा नैतिक और सैद्धांतिक आधार लेकर इन लोगों ने क्या किया, लोक उद्यमों का विनिवेशीकरण कह सकते हैं या उनका निजीकरण करने की पहल की। तो ये जो एक शुरुआत हुई थी, इसी को आप कह सकते हैं, इस विचारधारा को और पलीता लगाना जिसको कहते हैं, और बूस्ट करने का काम ऑसबॉर्न गैबलर ने 1992 में जो किताब लिखी थी रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, उसमें इस विचार को और हवा दी, उसको और बूस्ट किया। तो उसके पश्चात क्या हुआ, एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य मिल गया इस प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी थी सरकारों की, या यूँ कह लीजिए कि सरकारों ने जो जिम्मेदारियां पहले उठा रखी थी कि जनता को कम कीमत पर वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराना, तो उन्होंने कि भाई यहाँ पर बड़ा नौकरशाही है, ये मुनाफा नहीं कमाते हैं, सरकार का पैसा बहुत ज़्यादा फंस जाता है और ये पैसों का दुरुपयोग हो जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि ये उद्यम को बेच दो, डिसइन्वेस्ट कर दो, और इससे जो पैसा आएगा उससे हम और बेहतर विकास के कार्य कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार से जो सिंकिंग एसेट है, यानी कि ऐसी पूंजी जो बहुत मुनाफा नहीं दे रही, उसको बेचकर और पैसे उगाहने की जो सरकारों की एक प्रवृत्ति रहती है, उसकी शुरुआत का यह दौर था और उसको एक सैद्धांतिक आधार एनपीएम ने दिया। तो ये तो पृष्ठभूमि है इस पूरे विचारधारा की। अब ये देखिए इसके बारे में हम क्या बात करें कि एनपीएम क्या है। तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के क्या और क्यों तथा निजी प्रशासन के कैसे
ये इसका संश्लेषण है, सिंथेसिस है। मैंने शुरू में कहा कि ये है तो मैनेजमेंट, प्योर मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी दिए गए कार्य को कुशलता और मितव्ययतापूर्वक कैसे पूरा किया जाए, मैनेजमेंट उस पर फोकस रहता है। उसमें ये चर्चा नहीं होती है मैनेजमेंट में कि भैया इसकी रैशनैलिटी क्या है, इसकी उपादेयता क्या है, इसका औचित्य क्या है इस कार्य का। ये इससे वो अपने आप को पृथक रखते हैं। यह काम तो नीति निर्माताओं का होता है। तो लोक प्रशासन चूँकि उसमें क्या और क्यों बहुत महत्वपूर्ण होता है, मूल्य महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि हमने नवलोक प्रशासन में देखा था कि क्या और क्यों जो है वो लोक प्रशासन का आप कह सकते हैं उसकी आत्मा है। तो उस चीज़ को यहाँ लाया गया, यानी कोई भी सरकार काम करेगी तो उसमें कहीं ना कोई उसकी क्या होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए। तो वो रेलेवेंस को यहाँ पर लाने की कोशिश की गई है नवलोक प्रबंधन में, क्या और क्यों से। और बाकी जो मैनेजमेंट का जो कोर है, इशू है, कैसे काम को कुशलतापूर्वक मितव्ययतापूर्वक किया जाए, तो इसमें मूल्य और तथ्य या तकनीक दोनों को मिला दिया गया है। तो नवलोक प्रबंधन में जो नव शब्द है उसका आशय आप समझ गए होंगे कि इसमें मूल्यपरक धारणाओं पर भी चर्चा होती है, विचारों पर भी चर्चा होती है, और कैसे काम को प्रभावी तरीके से किया जाए, कम लागत में अधिक उत्पादन हो, मुनाफा कैसे कमाया जाए, इस विचार को भी छोड़ा नहीं जाता है। ये इम्पोर्टेंस गेन करता है, इस आप कह सकते हैं इस विचार को प्राथमिकता दी जाती है। तो एक तरह से कह लीजिए आप टेलरवाद भी है, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो एक उसकी जो भावना होती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं लोक हित में कर रहे हैं, वो चीज़ भी इसमें शामिल कर ली गई है। तो यह मूल्य और तथ्य दोनों को मिलाकर एनपीएम जो है वो उसकी कह सकते हैं उसकी जो विशेषताएँ हैं उभर कर आती हैं। अब देखिए एनपीएम के बारे में अगर और बड़ी गहराई से जाने तो यह राज्य को नहीं बल्कि बाजार को समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। नवलोक प्रशासन में हमने देखा था कि लोक प्रशासन को यानी सरकारी जो प्रशासनिक तंत्र है उसको अति सक्रिय भूमिका उससे अपेक्षा की गई थी कि समाज में जितने प्रकार की समस्याएं हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, उसका गहन अध्ययन करना, और यानी नौकरशाही की जो भूमिका थी उसको बढ़ा दिया गया था कि नौकरशाही जो है वो सामाजिक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करेगी, राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर उसके समाधान की चर्चा करेगी, और उसके बारे में फिर जो है जो योजना या कार्यक्रम बनेंगे उसको जनता के सहयोग के साथ जो है उनकी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए कार्य करेगी। यानी सामाजिक आर्थिक जो बदलाव लाना है, जो विषमताएं उसको दूर करना, इसकी जिम्मेदारी नवलोक प्रशासन ने प्रशासकों को सौंप दी थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह राज्य को नहीं है ना, प्रशासक राज्य का हिस्सा है, तो यहाँ राज्य को नहीं बल्कि बाजार को समाज और अर्थव्यवस्था के प्रमुख नियामकीय शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार लाने के लिए राज्य को नहीं बल्कि हमको बाजार की ओर देखना चाहिए। मार्केट जो है वो बेहतर तरीके से इन समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसलिए राज्य की भूमिका को यह सीमित करता है और बाजार की भूमिका को यह बड़ा करता है। और इस प्रकार से आप देखिए कि राज्य बनाम बाजार का जो एक कह सकते हैं एक डिबेट होता है या एक जो डिस्कोर्स होता है उसकी उन्होंने शुरुआत की कि राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ज़्यादा बेहतर भूमिका निभा सकता है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में, या बाज़ार बना सकता है। तो इनका जो मत है वो यह है कि बाज़ार जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी समस्याओं को दूर कर सकता है, इसलिए बाज़ार की भूमिका बड़ी होनी चाहिए, विशेषकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। इसीलिए ये लोग राज्य को है ना प्रमुख भूमिका नहीं देते, यानी स्टीयरिंग है ना की भूमिका नहीं देते। ये कहते हैं ये रोइंग की भूमिका नहीं देते हैं, ये इनको स्टीयरिंग की भूमिका देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक नाव चलाते हैं तो कुछ लोग जो है वो गति को बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पास होती है, वो नाव की जो पतवार है उसमें शक्ति लगाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उसको जो पीछे एक रडर होता है उससे उसको डायरेक्शन या कंट्रोल करते हैं। तो जो गति है यह तो पतवार चलाने वाले के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन दिशा जो है वह
जो पीछे बैठा वाला व्यक्ति होता है, जिसके हाथ में रडर होता है, वो उससे जो है नाव को क्या करता है, बाएं दाएं किस दिशा में ले जाना है, ये काम वो करता है। तो ये मानते हैं कि सरकार को वो जो पीछे बैठा है दिशा देने वाला है ना, जो स्टीयरिंग जिसके हाथ में, तो राज्य को स्टीयरिंग उसके हाथ में होना चाहिए, लेकिन गति बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो बाज़ार को दे देनी चाहिए। इसलिए इनका एक फेमस डायलॉग है, वह है कि राज्य की जो भूमिका होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, स्टीयरिंग की भूमिका होनी चाहिए, रोइंग की भूमिका यानी कि पतवार चलाने की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य को निजी उद्यमियों को और अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए, बहुत सारे सेक्टर्स खोल देने चाहिए कि निजी उद्यम आए, अपने साहस और पूंजी लगाएं और व्यापार करें, और इससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और राज्य को सिर्फ ये देखना चाहिए कि उनके बीच जो प्रतियोगिता हो रही है वो स्वस्थ प्रतियोगिता हो रही है, और आपको यह देखना चाहिए कि राष्ट्रहित में कार्य हो रहे हैं, यानी उनको केवल एक नियामकीय भूमिका निभानी चाहिए और एक प्रोत्साहक यानी कि वो लोगों को मोटिवेट करें, इंसेंटिव्स दे, ताकि अर्थव्यवस्था और तेज़ गति से बढ़े, उनकी इतनी सी भूमिका होनी चाहिए। तो राज्य को किसी क्षेत्र में है ना, किस दिशा में उद्योगों को ले जाना है, तो कुछ इंसेंटिव दें कुछ सेक्टर्स के लिए कि भाई अगर आप इस क्षेत्र में पूंजी और साहस करेंगे आप, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, कम टैक्सेस लेंगे आपसे, आपको कम दामों में ऋण उपलब्ध कराएंगे। और अगर मान लीजिए सरकार चाहती है कि हम अपने ऑयल इंपोर्ट्स जो है, बायोफ्यूल के इंपोर्ट्स को कम करके हम सोलर सिस्टम को डेवलप करें, उससे हमारे देश में ऊर्जा की जो है अधिक उस पर निर्भरता बढ़ती जाए, हम स्वायत्त हो जाएं इस दृष्टि से, तो वो कहेगी कि आप जो है वो लोग जो सोलर पैनल्स को डेवलप करने के लिए जो इंडस्ट्री लगाएंगे या सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम जो है कम टैक्सेस देना पड़ेगा, उनके कॉर्पोरेट टैक्सेस कम होंगी, उनको जो है कह सकते हैं कि कम कीमत पर जो है वस्तुओं के आयात या तकनीक के आयात की छूट दी जाएगी, उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। इस तरह की बातें जो होती है, यह दर्शाता है कि सरकार के हाथ में क्या रहेगा कि वह यह देखे कि किस सेक्टर में हमको ग्रोथ करवाना है, परंतु वो खुद नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा, वो निजी उद्यमियों को ये अधिकार देगा कि वो ये काम करें। ठीक है, तो ये सारी बात समझने की दृष्टि से है कि राज्य की जो भूमिका यहाँ है वह किसकी है, वह स्टीयरिंग की है, रोइंग की नहीं। ये इनका मुख्य जो है कह सकते हैं पंच लाइन है। अब स्पष्ट है कि भाई एनपीएम का जो घोषित लक्ष्य क्या है, तो कुशलता है, मितव्ययता है और प्रभावशीलता। प्रभावशीलता किस दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से, लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने की दृष्टि से कि हम जो भी कार्य करेंगे, सरकार जो भी कार्य करेगी वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो उस संदर्भ में भी हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करें कि जो कुछ भी अर्थव्यवस्था में हो रहा है उससे नागरिकों के जीवन को कितना बेहतर बनाया जा सका है। तो कुशलता, मितव्ययता और प्रभावशीलता, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिविटी, इसको 3 E's भी कहते हैं। तो जैसा आपने अभी तक इसके मर्म को समझ लिया होगा कि एनपीएम जो है वह राज्य से क्या अपेक्षा करता है कि भाई राज्य को नीति निर्माण के कार्य करने चाहिए, और बाकी जब कार्य करने की बात आएगी, वास्तविक जो है धरातल पर कोई कार्य करना है, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, खुद उसमें कूदना नहीं चाहिए, यह कार्य किसी और से करवा लेना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ठेके पे दे दो ये काम, क्योंकि आप अगर खुद करोगे तो फिर क्या है कि एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करोगे, आप जो है नौकरशाही पद्धति पर कार्य का संचालन करोगे, वही मंत्रालय को उत्तरदायित्व आ जाएगा, वही संसद आ जाएगा, वही प्रश्न और वही नियम प्रक्रियाएं, तौर तरीके, ये सब उलझाने वाली बातें, इनसे बचो। आपको तो काम करवाना है, तो आपको किस दिशा में आपकी क्या नीति है आप ये निर्धारित कर लीजिए, और जो काम करवाना है वो आप जो है प्राइवेट एजेंसी को दे दीजिए, उनको ठेका दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दीजिए, वो ही काम आपके लिए बेहतर तरीके से करेंगे। और आपको जो है उनको न तो स्थायी रूप से वेतन देना पड़ेगा, न उनके पेंशन का झंझट, आप फ्री हैं, और वो अपना स्टाफ मैनेज करेगा, और वो आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई इस लागत पे आप हमको ये काम करके दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये बड़ा आसान तरीका सरकारों के लिए हो गया। तो ये गवर्नमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, सरकार जो है काम करवाएगी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। और फिर इसका क्या काम होगा कि जो भी आपके पास सूचनाएं हैं
जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ताकि वो आप जो है नागरिकों को या आप उद्यमी को बेहतर इंफॉर्मेशन सिस्टम उपलब्ध कराएं, ताकि काम बेहतर तरीके से हो सके। ये सारी बातें। और इसका राज्य का क्या काम होना चाहिए? नियमनकारी, समन्वयकारी, ये सारे कार्य होने चाहिए, ताकि एक संतुलित आपका विकास हो सके, ताकि जो आपकी नीतियां हैं वो सही दिशा में मतलब क्रियान्वित की जा सके। तो राज्य की जो भूमिका है वह स्टीयरिंग की भूमिका है। यह प्रशासनिक क्रियाओं को प्रदर्शन मूल्यांकन, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रबंधकीय स्वायत्तता, कीमत कटौती, वित्तीय प्रोत्साहन, जवाबदेही एवं बाजार की शक्तियाँ, यानी मांग और आपूर्ति, इसको हम बोलते हैं बाजार की शक्तियाँ, इसके द्वारा निर्देशित होने पर बल देता है। यानी सरकार की जो भी प्रशासनिक क्रियाएं हैं, सरकार जो भी प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर रही है, या जो नौकरशाही कार्य कर रही है, कई क्षेत्रों में तो आपने जो है वो निजी क्षेत्रों को दे दिया, और जहां आप काम कर रहे हो, जहां नौकरशाही काम कर रही है, वहां भी आप एक नए तौर तरीके से अपने क्रियाओं का संचालन करें। वो तौर तरीका क्या है? वो ये है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है या ऑफिसर्स हैं, इनको भी आप कोई टारगेट दे दो कि इस टारगेट को आपको पूरा करना है, और उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसका आप मूल्यांकन करो कि क्या इन्होंने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं किया। उस आधार पे उनके इस संस्था की या उन अधिकारियों के उपादेयता का आप निर्धारण कर सकते हैं कि क्या उन्होंने जो काम किया और जो उनको सौंपा गया था उस अनुसार उन्होंने काम किया है कि नहीं किया, और उस आधार पे आप उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करें, मैंने उनके कार्यों का मूल्यांकन करें। तो कार्य मूल्यांकन का एक नया तरीका आया, वो है परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस क्या है, उस आधार पे देखा जाएगा। आपको प्रोन्नति दी जाएगी, आपको वेतन दिया जाएगा, वेतन वृद्धियाँ दी जाएगी। अगर आपने अपना काम टारगेट पूरा नहीं किया तो फिर जो है आपको जो वेतन वृद्धि होती है या दूसरे जो आपको लाभ मिलते वो नहीं मिलेंगे। तो ये इम्पैक्ट आपको ब्यूरोक्रेसी में भी एनपीएम का दिखाई देगा। फिर ये कहता है कि भाई लोगों को स्वायत्तता दो, है ना। जो भी इंस्टीट्यूशंस आप डेवलप करोगे, नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उनको स्वायत्तता दीजिए। कीमत कटौती और वित्तीय प्रोत्साहन, ये सब जो प्राइवेट एजेंसीज जो काम करती है, प्राइवेट सेक्टर्स में जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं लोगों से काम करवाने का, वो सब चीज़ें यहाँ भी लागू की गई, ब्यूरोक्रेसी में भी लागू करने की कोशिश की गई। हालांकि याद रखिए कि ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ पर कम कर दिया गया, और बाज़ार की तो जो भी बाज़ार को बढ़ा दिया गया। तो जो भी जो है जिन क्षेत्रों में भी जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उनके ऊपर भी कॉस्ट कटिंग का एक वो दे दिया गया, एक टारगेट दिया गया, आप जो भी काम करें वो कम कीमत पर काम करें। और वित्तीय प्रोत्साहन, जवाबदेही, आप जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप जवाबदेह होंगे। तो ये चीज़ें जो पहले पारंपरिक नौकरशाही में दिखाई नहीं देती थी, एनपीएम की वजह से ये सारी चीज़ें, ये मूल्य कह सकते हैं, ये वर्क एथिक्स, या आप कह सकते हैं कि जो इथॉस है वो नया डेवलप करने का प्रयास किया गया। यह सार्वजनिक कार्यों में उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। तो ये वास्तव में जो विचारधारा है ये उत्पन्न क्यों हुई, तो इसका अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो 80 के दशक में, भारत में 90 के दशक के दौरान जो एक नई जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन किया गया, उद्देश्य क्या था कि हमको अब एक नए ऑर्डर में, न्यू ऑर्डर में अपने पूरे शासन व्यवस्था को ढालना पड़ेगा। और न्यू ऑर्डर क्या था कि सरकारों को अपनी भूमिका कम करनी चाहिए। सरकार जो है उसके सर पे जो टोकरी है उसमें बहुत सारे जो है दायित्व भर दिए गए हैं। तो सरकार को अपने सर पर रखी हुई टोकरी में थोड़े बहुत ही काम रखने चाहिए, बाकी सारे काम दूसरों को दे देने चाहिए, तो उसके सर पे बोझ हल्का होगा। वो बोझ से दबी जा रही है सरकार, तो सरकार को क्या करना चाहिए, लिबरलाइज कर देना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर्स में, सभी सेक्टर्स में उसको हाथ पाँव नहीं मारने चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उसी पर उसको फोकस करना चाहिए जो राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये जो एलपीजी एरा था, इसकी वजह से ये एनपीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ, है ना। यह उदार लोकतंत्र को भी स्वीकार करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था तभी पनपती और
फलती फूलती है जब जो है अर्थव्यवस्था के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो उदारवादी है। तो लोकतंत्र को तो ये बनाए रखता है, लोकतंत्र के बगैर तो फिर उदारवाद आएगा भी नहीं, इसलिए उदारवाद लोकतंत्र का एक मिश्रण होता है। ये जो मिश्रण, ये जो प्रभाव बढ़ा 80s 90s के दशक में उदार लोकतंत्र का या LPG एरा का और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो रशिया जो USSR पहले हुआ करता था, वहाँ भी मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका एक आंदोलन चलाया था, मूवमेंट चलाया था, जिसकी वजह से रशिया में अनेक देशों में बंट गया था। और जो है आज का जो रशिया है वो पहले USSR का एक मेजर पार्ट हुआ करता था। तो यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो देश हैं उससे अलग हो गए थे। तो वो परिणाम यही था कि राज्य जो है, राज्य को खुलेपन की नीति अपनानी चाहिए। पूंजीवाद की तरफ वो रशिया जो है, USSR पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होना शुरू हुआ, जिसमें लोगों को है ना पूंजी लगाना, साहस करना, उद्यम करने की छूट दी जाने लगी। तो ये जो उदार लोकतंत्र का जब ज़माना आता है तो जो मजबूत केंद्रीय शक्ति होती है कमज़ोर होती है, विकेंद्रीकरण होता है, नतीजा USSR कई देशों में विभक्त हो गया और जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण जो एक साम्यवादी जो तरीका था उससे हटकर ये पूंजीवाद की ओर चला। इन सब का असर हम NPM के उदय में देख सकते हैं कि NPM के उदय की ये प्रमुख कारण रहे। तो ये सारी बातें हमने अभी बताई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नवलोक प्रबंधन के जो विशेषताएं हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वो सेकंड वीडियो होगा जो पार्ट 2 के रूप में आप उसको देखना। थैंक यू।